नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम इग्नू के सिलेबस को पढ़ रहे हैं मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के। लास्ट वीडियो में हमने राइट्स को देखा था, राइट्स के मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर को पढ़े थे। आज हम राइट्स को ही कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूजीसी नेट और CUET PG के प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। इधर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यूजीसी नेट और CUET PG के प्रिपरेशन होता है। और इन्हीं में से अगर आप VOBES10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम थ्योरीज ऑफ राइट्स पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज ऑफ राइट्स मतलब राइट्स के क्या क्या थ्योरी है। तो राइट्स के बहुत सारे थ्योरीज है। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स है, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स है, आइडियलिस्टिक थ्योरी है, सोशल वेलफेयर थ्योरी है एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी है। तो ये जो थ्योरीज है इसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को देखने वाले हैं। तो नेचुरल राइट्स का थ्योरी क्या कहता है कि नेचुरल राइट्स का थ्योरी ये कहता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हमारे जन्म होता है इस दुनिया में, हमारे जन्म के साथ साथ, हमारे एग्जिस्टेंस के साथ साथ हमें कुछ राइट्स मिलता है। और ये जो राइट्स हमें मिलता है हमारे एग्जिस्टेंस के साथ साथ, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल राइट्स, है ना। ये हमें नेचर से मिलता है। नेचर में हम जब आते हैं, इस दुनिया में आते हैं तो हमें राइट्स मिल जाता है। जैसे हमारे जीवन का अधिकार, लाइफ का अधिकार, है ना, हम जी सकते हैं। तो ये जो अधिकार है ये हमें जब हम जन्म लिए उसी के साथ साथ हमें ये राइट्स मिल गया। उसी के साथ साथ बहुत सारे राइट्स मिला है। तो ये जो थिंकिंग है, नेचर से हमें राइट्स मिलता है, तो ये कौन कौन सपोर्ट करते हैं इस थिंकिंग में? तो ये थॉमस हॉब्स सपोर्ट करते हैं, जॉन लॉक सपोर्ट करते हैं एंड जॉन जैक रूसो सपोर्ट करते हैं। और ये जो तीन थिंकर्स, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जॉन जैक रूसो, इन तीनों थिंकर्स को कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। ये लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरी दिए हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये याद रखना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कौन कौन है? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जॉन जैक रूसो। और ये थिंकर्स नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते हैं, है ना। ये स्टेट ऑफ नेचर की कल्पना किया है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये थिंकर्स क्या मानते थे? जैसे हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक कहते हैं कि हमारे पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं। वो क्या क्या राइट्स है? हमारे लाइफ के राइट्स हैं, लिबर्टी के राइट्स हैं एंड प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। ये जॉन लॉक मानते हैं। क्या क्या नेचुरल राइट्स? लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो दीज कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट आफ्टर हैविंग प्रोवाइडेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिए उसके बाद कहते हैं कि hold that view that rights are inherent to human beings by virtue of their existence, मतलब कि इनहेरेंटली जब जन्म लिए उसी के साथ साथ जब एग्जिस्टेंस में आए उसी के साथ साथ कुछ राइट्स हमें मिल गया है। तो ये नेचुरल राइट्स है। तो दीज राइट्स आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल, इनएलिएनेबल, इम्प्रेस्क्रिप्टेबल एंड इनडेफिसिबल। अर्थात ये जो राइट है ये यूनिवर्सल है, सभी जगह एप्लीकेबल है। दुनिया में किसी भी जगह, यूनिवर्स में किसी भी जगह जाओ, ये जो राइट्स, नेचुरल राइट्स है, ये एप्लीकेबल है ना। और ये जो राइट्स है ये हमारे माने हमसे कोई छीन नहीं सकते। दे कैन नॉट बी टेकन अवे, लॉस्ट और डिनाइड। ये राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते हम, ये हमसे कोई छीन नहीं सकते। तो ये नेचुरल राइट्स है। पर नेचुरल राइट्स के कुछ क्रिटिसिजम्स भी है। जैसे कि जब हम राइट्स के डेफिनेशंस देखे थे, राइट्स के मीनिंग देखे थे, तो मैंने बताया कि राइट्स क्या है? राइट्स एक सोशल क्लेम्स है ना। सोशल क्लेम्स हैं राइट्स। और ये जो सोशल क्लेम्स हैं, सभी सोशल क्लेम्स राइट्स नहीं है। जो सोशल क्लेम्स सोसाइटी क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, और स्टेट क्या करता है? उसको एनफोर्स करता है। तो तभी राइट्स होता है। मतलब कि सोशल क्लेम से मतलब सोसाइटी से हमें मिलता है ना, ना कि नेचर से मिलता है। तो ये इसलिए
बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करता है कि राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए प्री सोसाइटल स्टेट ऑफ नेचर, मतलब जब सोसाइटी ही नहीं था, जब स्टेट ऑफ नेचर की बात किए थे लॉक एंड हॉब्स एंड रूसो ने स्टेट ऑफ नेचर की, तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर था, उस स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, सभी लोग इक्वल थे, बहुत खुश रहते थे, इस टाइप के अलग अलग व्यूज हैं सभी के, तो वो स्टेट ऑफ नेचर था जब स्टेट नहीं था। स्टेट ऑफ नेचर मतलब समझ लो जहाँ पर कोई स्टेट नहीं था, है ना, कोई तो स्टेट नहीं था और सोसाइटी भी मतलब कि उस टाइप से थिंकर्स के अलग अलग व्यूज है बट नहीं था। पर अगर सोसाइटी नहीं था, प्री सोशल कंडीशन था, तो उधर कैसे राइट्स आ सकता है? तो इसलिए क्योंकि जो राइट्स है वो कैन नॉट एग्जिस्ट इन प्री सोसाइटल स्टेट ऑफ नेचर, देयरफॉर, है ना, तो ये राइट्स नहीं है ना, दे वर मेयर फिजिकल एनर्जीज एंड नॉट राइट्स। वो जो थे उन समय मतलब उस टाइम पर वो कोई राइट्स नहीं थे, वो फिजिकल एनर्जीज थे। फिजिकल एनर्जीज का मतलब समझते हो ना, वही हम कुछ कर सकते हैं, वो मतलब कि हम शिकार कर सकते हैं, हम जी सकते हैं, क्या है, फिजिकल एनर्जी है। राइट्स कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो वो कैसे राइट्स हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ थिंकर्स जैसे बेंथम क्या कहते हैं, जो नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक रेटोरिक नॉनसेंस है ना, ए रेटोरिक नॉनसेंस अपन स्टिल्स आर्ग्यूइंग दैट राइट्स नीड लीगल एनफोर्समेंट। बेंथम एक लीगल थ्योरिस्ट है, लीगल राइट्स को सपोर्ट करते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि नेचर से हमें कोई राइट्स नहीं मिलता है ना। अगर हम कहते हैं कि नेचुरल राइट्स है तो वो एक रेटोरिक नॉनसेंस है ना, एक रेटोरिक नॉनसेंस है, क्योंकि राइट्स हमें तब तक नहीं मिल सकता है जब तक हमें स्टेट मतलब कि उसको प्रोवाइड नहीं करेगा और जब तक लीगल एनफोर्समेंट नहीं होगा तब तक नेचुरल राइट्स मतलब तब तक राइट्स ही नहीं हो सकता। लास्की कहते हैं कि जो नेचुरल राइट्स है ना, वो नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट ही एक फॉल्स एजुम्पशंस है ना। राइट्स एज नेचुरल राइट्स आर बेस्ड ऑन फॉल्स एजुम्पशंस, वो फॉल्स एजुम्पशंस है, उस तरह की कोई राइट्स ही नहीं हो सकता है ना। राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना। समझ में आया? दैट वी कैन हैव राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली ऑफ सोसाइटी, ये नहीं हो सकता है। राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना, ये इसलिए ये एक फॉल्स एजुम्पशन है, ये सर लास्की कहते हैं। तो एडमंड बार्क कहते हैं कि वी कैन नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ सिविल एंड इन अनसिविल स्टेट एट द सेम टाइम। कहते हैं कि सिविल राइट्स एंड अनसिविल राइट्स ऑफ स्टेट ये हम एक साथ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। नेचुरल राइट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, जो नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये नेचुरल राइट्स एक एब्स्ट्रैक्ट है और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन रियलिटी, उसे हम रियलिटी में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो समझ में आया ये नेचुरल राइट। अब हम थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स को देखने वाले हैं। तो लीगल राइट्स का थ्योरी क्या कहते हैं कि राइट्स जो है वो ऐसे ही सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसे ही राइट्स नहीं आ सकता है। राइट्स को ग्रांट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है एंड एनफोर्स किया जाता है, किसके द्वारा? बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा। और किसके थ्रू? लॉज के थ्रू। लॉ के माध्यम से स्टेट क्या करता है? राइट्स हमें देते हैं, ग्रांट करते हैं, उसको राइट्स क्या है उसको डिफाइन करते हैं, उसको एनफोर्स भी करते हैं। अगर स्टेट नहीं होगा, स्टेट का लॉ नहीं होगा तो राइट्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऐसे लीगल थ्योरिस्ट मानते हैं। विदाउट लॉज देयर आर नो राइट्स, जब अगर लॉ नहीं होगा किसी जगह, आइन ही नहीं होगा, तब राइट्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द स्टेट इज द सोर्स ऑफ राइट्स, स्टेट ही राइट्स का सोर्स है। कहाँ? मतलब लीगल राइट्स थ्योरिस्ट ऐसे मानते हैं कि जो राइट्स का जो अधिकार है उसका सोर्स कहाँ पर है? स्टेट में है, क्योंकि स्टेट प्रोवाइड करता है ना। एंड इट एनफोर्सेस देयर एंजॉयमेंट। राइट्स आर नॉट प्रायर टू द स्टेट बट आर क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय इट। जो लीगल थ्योरिस्ट है वो मानते हैं कि जो स्टेट जो राइट्स है वो राइट्स स्टेट आने से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि जो राइट्स है वो स्टेट ही क्रिएट करता है और स्टेट ही सस्टेन करता है।
तो ये लीगल थ्योरिस्ट का मानना था। जैसे कि बेंथम की बात मैंने पहले कहा, वो लीगल थ्योरिस्ट है। बेंथम, हेगल और ऑस्टिन, ये सभी थिंकर्स ऐसे मानते थे। और इसका कुछ फीचर्स है ना, मतलब लीगल राइट्स का क्या क्या फीचर्स है। अभी बताया कि स्टेट है, स्टेट ही डिफाइन करता है ना, बिल ऑफ राइट्स को लाके। उसके बाद राइट्स मतलब स्टेट के आने से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। द स्टेट्स लेज डाउन ए लीगल फ्रेमवर्क, एक स्टेट क्या करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं, है ना, जो कि गारंटी करता है राइट्स को, दैट इट इज द स्टेट व्हिच एनफोर्स द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। स्टेट नहीं होगा तो हम राइट्स को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। एज द लॉ क्रिएट्स एंड सस्टेन्स राइट्स, so when the content of laws changes, the substance of rights also change। क्योंकि लॉ से हमें राइट्स मिलते हैं, है ना, तो अगर लॉ चेंज हो जाएगा तो राइट्स का भी चेंजेस होगा। ये सर लीगल थ्योरिस्ट मानते हैं। तो लीगल थ्योरिस्ट के भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट्स कहाँ से आते हैं। राइट्स तो सोशल क्लेम्स है। तो राइट्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट, यही फर्स्ट क्रिटिसिज्म है। राइट्स स्टेट से ओरिजिन नहीं हुआ है। मैंने पहले क्लास में बताया है कि राइट्स क्यों एग्जिस्टेंस में आया, ताकि स्टेट एब्सोल्यूटिज्म को खत्म किया जा सके, है ना। दे अराइज फ्रॉम सोशल नीड्स, सोशल नीड्स से अराइज होते हैं राइट्स। इफ राइट्स आर सोलली क्रिएटेड बाय द स्टेट, अगर स्टेट ही राइट्स को क्रिएट करता तो क्या होता, द स्टेट कैन ऑल्सो टेक देम अवे, मतलब कि स्टेट ऑल्सो जो राइट्स है उसको ले भी सकता था, क्योंकि वो स्टेट देता है तो स्टेट भी ले सकता है। तो क्या होगा, एक ऑथोरिटेरियन स्टेट क्रिएट होगा, एक ऑथोरिटेरियन और डिक्टेटरशिप आ जाएगा, है ना। तो इसलिए एब्सोल्यूट स्टेट पावर आ सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि लीगल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत सारे थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हैं कि राइट्स जो है वो स्टेट से नहीं आया है, सोसाइटी से आया है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स में बिलीव करते हैं वो लोग कहते हैं कि स्टेट ना ही इनहेरिटेड है ना, मतलब कि वो हम नेचर से हमें मिलता है जन्म के साथ साथ, और ना ही स्टेट हमें प्रोवाइड करता है, जैसे लीगल थ्योरिस्ट मानते हैं। तो राइट्स कैसे आया है, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स कहते हैं, जो थ्योरिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि राइट्स आया है धीरे धीरे इवॉल्व होके ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स के थ्रू। राइट्स आर नॉट क्रिएट नहीं किया गया है राइट्स को, वो इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम थ्रू ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, है ना, ट्रेडिशंस एंड कस्टम से इवॉल्व हुआ है। जो ट्रेडिशंस हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं और सोसाइटी एक्सेप्ट करते हैं, वही ट्रेडिशंस एंड कस्टम से हमें राइट्स मिलता है। एनीथिंग दैट हैज़ बीन एंजॉयड कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकम्स राइट्स। जब हम कुछ बहुत दिन तक कंटिन्यूअसली मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं, तब क्या होता है, वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक राइट्स बन जाता है। और ये जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स है, इसमें बिलीव करते हैं एडमंड बर्ग। तो एडमंड बर्ग हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स में बिलीव करते हैं। और हिस्टोरिकल थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। हिस्टोरिकल थ्योरी क्या मानते हैं कि प्रैक्टिस से, कस्टम से, ट्रेडिशन से हमें राइट्स मिलता है। और हम कह सकते हैं, जैसे उदाहरण मतलब कि एग्जाम्पल कह सकते हैं, जब एक लड़की किसी जगह पर आते हैं, मतलब शादी होके किसी दूसरे फैमिली में आते हैं ना, तो क्या होता है, उससे एक ट्रेडिशंस के हिसाब से कुछ राइट्स मिलते हैं। जैसे उस फैमिली का मेंबर हो जाता है ना, उससे कुछ उसको कुछ प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है, बहुत कुछ, मतलब कि ऐसे तो नहीं था पर धीरे धीरे हो गया है ना, उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, बहुत सारे राइट्स मिलता है। तो ये ट्रेडिशन से होता है। बट सभी ट्रेडिशंस क्या राइट्स बन सकते हैं? नहीं। जैसे सती प्रथा था, है ना, क्या सती प्रथा को एक राइट्स मान सकते हैं? नहीं, सती प्रथा तो एक ट्रेडिशन था, कस्टम्स था, तो सती प्रथा जो है वो तो राइट्स नहीं है। तो नॉट ऑल कस्टम्स और ट्रेडिशंस लीड टू राइट्स, सभी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है वो राइट्स नहीं देता है ना। मैनी मॉडर्न राइट्स, और बहुत सारे राइट्स जो है मॉडर्न टाइम्स में, वो कैसे आया है, वो ट्रेडिशन से नहीं आया है ना, डू नॉट हैव देयर ओरिजिनेट इन कस्टम,
जैसे कि सोशल सिक्योरिटी का राइट्स है, सोशल सिक्योरिटी का राइट्स कस्टम से नहीं आया है और इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। द थ्योरी इज लिमिटेड इन एक्सप्लेनिंग द इवोल्यूशन ऑफ राइट्स इन रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी। और जो ये हिस्टोरिकल थ्योरी है ये मतलब कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है जब सोसाइटी बहुत जल्द चेंज होता है, मतलब रैपिडली चेंज होता है, तब क्या राइट्स कैसे आएगा, क्या होगा, वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं हम हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स से। इसलिए हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। और सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स को अगर हम देखें तो सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि राइट्स क्रिएट किया गया है, मतलब कि राइट्स आर एग्जिस्टेंस में आया है, क्यों आया है, सोशल वेलफेयर के लिए आया है ना। राइट्स आर द कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए राइट्स आया है। और एक क्वेश्चन है कि सोशल वेलफेयर कौन कर सकता है, स्टेट कर सकता है ना, तो डेफिनेटली ये थोड़ा बहुत स्टेट को भी सपोर्ट करता है ना। राइट्स आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर सोशल वेलफेयर, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड ग्रांटेड बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन गुड। तो इसको इसलिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट्स को इसलिए ग्रांट किया जाता है ताकि वो कॉमन गुड ला सके, इसलिए राइट्स को हम एक्सेप्ट में लाते हैं, सोशल वेलफेयर ला सके। राइट्स मस्ट अलाइन विद द जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि एक वेलफेयर करेगा सोसाइटी के, तभी राइट्स एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ये जो थिंकिंग है सोशल वेलफेयर के लिए राइट्स आया है, राइट्स तो कौन कौन मानते थे, ऐसे रोस्को पोंड, कैफे एंड बेंथम भी ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर मानते थे। पर सोशल वेलफेयर जो थ्योरी है उसको भी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो एक वेग एंड सब्जेक्टिव मतलब कि कंसेप्ट है। तो देखिए जो सोशल वेलफेयर है वो तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि क्या सोशल वेलफेयर है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे ये काम सोशल वेलफेयर है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये काम सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है, तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण स्टेट मिसयूज भी कर सकते हैं सोशल वेलफेयर के नाम पर, है ना। और इफ द स्टेट डिटरमाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट सोशल वेलफेयर, अगर मान लो स्टेट डिटरमाइन करता है ना सोशल वेलफेयर क्या है, तो क्या होगा, इट रिस्क बिकम ऑथोरिटेरियन हो सकता है स्टेट, अंडरमाइनिंग इंडिविजुअल राइट्स, मतलब कि जो इंडिविजुअल राइट्स है उसको अंडरमाइन, इंडिविजुअल राइट्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं स्टेट के पास पावर है, वो डिसाइड करेगा यही सोशल वेलफेयर है, सबको यही मानना पड़ेगा, ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो क्या ऑथोरिटेरियन हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा और इंडिविजुअल जो राइट्स है वो खत्म हो जाएगा, ले भी सकते हैं। Critics argue that this theory can reduce rights to mere instruments of state policy, है ना। तो इसलिए मतलब कि सोशल वेलफेयर थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो लास्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स ऐसा मानते हैं जो राइट्स है ना वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के ऊपर डिटरमाइन होता है ना। राइट्स आर डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन होगा, जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, राइट्स भी उस टाइप के होंगे, क्योंकि क्लेम्स से राइट्स आता है। तो देखिए जब अगर हम फ्यूडल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर फ्यूडल सोसाइटी में राइट्स मतलब किसके बात करेगा, जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उसके तरफ डोमिनेट करेगा। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो कैपिटलिस्ट डोमिनेटेड होगा राइट्स। तो इसलिए कहते हैं कि ए पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन वुड हैव ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ राइट्स। जैसे कि अगर एक क्लास बेस्ड सोसाइटी होगा, क्लास बेस्ड सोसाइटी होगा, वहाँ पर क्या होगा, राइट्स जो है वो सर्व करेगा किसके इंटरेस्ट को, द डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास को। जैसे मैंने बताया फ्यूडल जब होगा, फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड्स के बात करेंगे, राइट्स के बात करेंगे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट के बात को सपोर्ट करेंगे, कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को देखेंगे। अगर सोशल सोसाइटी हो, सोशलिस्ट सोसाइटी हो, तब क्या होगा, राइट्स को डिजाइन किया जाएगा इस तरह से ताकि इक्वालिटी प्रमोट हो सके एंड वर्किंग क्लास की वेलफेयर हो सके।
तो सोशलिस्ट सोसाइटी अच्छा है ना, सबको इक्वल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए मार्क्स जो थे वो सोशलिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं और सोशलिस्ट थिंकर थे, सोशलिज्म और क्रिएट करना चाहते हैं, कम्युनिज्म क्रिएट करना चाहते थे। तो ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स है, इसमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स एंड मार्क्सिस्ट थिंकर और जो बाकी थिंकर्स है वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो समझ में आया क्या है मार्क्सिस्ट थ्योरी? वो कहते हैं कि जो जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा वैसे राइट्स भी डिटरमाइन होगा उससे। पर देखो ऐसा क्या हो सकता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही क्या राइट्स को डिटरमाइन करता है? तो इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवरली डिटर्मिनिस्टिक है। किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। बट ये रिड्यूस करता है बाकी सारे जो राइट्स है, इकोनॉमिक्स राइट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को, जैसे पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स को देखता ही नहीं है ना, अंडर एस्टिमेट करता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को, जैसे कि कल्चर, आइडियोलॉजी, ये सभी भी जो राइट्स को इन सभी भी इम्पोर्टेंस है राइट्स में, इसको अंडरमाइन करता है। द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी हैज़ ऑफन लेड टू ऑथोरिटेरियनिज्म। तो अगर देखे हैं हम बहुत सारे, जैसे चाइना की बात करें है ना, चाइना, रसिया, ये सभी में तो सोशलिज्म का प्रैक्टिस होता है ना। तो मार्क्सिस्ट से थोड़ा बहुत मतलब इंस्पायर होके आया है ये सभी स्टेट्स। तो उसमें क्या होता है, कहता है कि वो लेड करता है ऑथोरिटेरियन रिजिम की तरफ। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है। तो समझ में आया क्या क्या थ्योरी है नेचुरल राइट्स के, मतलब राइट्स के थ्योरी है क्या क्या? नेचुरल राइट्स थ्योरी है। नेचुरल राइट्स क्या कहता है? नेचर से हमें राइट्स मिलता है। लीगल राइट्स क्या कहता है? स्टेट हमें राइट्स प्रोवाइड करता है। हिस्ट्रिकल थ्योरी कहता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से राइट्स आता है। और जो मतलब कि सोशल वेलफेयर थ्योरिस्ट है, वो आइडियलिस्ट थ्योरी है, वो कहते हैं सोशल वेलफेयर के लिए मतलब कि थ्योरी आता है, राइट्स आते हैं, है ना, सोशल वेलफेयर थ्योरिस्ट। और जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से राइट्स डेवलप होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है थ्योरीज ऑफ राइट्स। एंड बाकी के टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप नोट्स चाहते हैं ये सभी यूनिट्स के, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं।